Hello everyone, welcome to the channel Competition Crackers and today in this video दोस्तों we will talk about the current affairs। ठीक है, तो दिसंबर 2021 के जो भी वीकली करंट अफेयर्स अपडेट हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे मुद्दे जो कि करंट अफेयर्स के लिए इस वीक में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला मुद्दा या पहला करंट अफेयर्स का टॉपिक इज ह्यूमन राइट्स डे। सो ह्यूमन राइट्स डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 10। ठीक है, कब इसको सेलिब्रेट किया गया दोस्तों? दिसंबर 10 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 10 को हर साल ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। अब क्या कारण हो सकता है ह्यूमन राइट्स डे बनाने का दोस्तों? टू इंक्रीज नेशंस टू क्रिएट इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, यानी कि सभी देशों को, सभी राष्ट्रों को इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए जो है ये दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। एज यू ऑल नो दैट ह्यूमन राइट्स की जब डेफिनेशन की बात होती है तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ह्यूमन राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स किया गया है उसमें भी सबसे पहले जो है यही बात कही गई है दैट ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए। फिर भी कुछ ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ ह्यूमन राइट का आए दिन जो है उसको नहीं माना जाता है, ह्यूमन राइट्स का सप्रेसमेंट होता है। तो सब उन्हीं सभी को अवेयर करने के लिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स का टॉपिक वो है अबाउट द यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ का नई हेड जो बनाई गई है दोस्तों वो है कैथरीन रसेल। ठीक है, कैथरीन रसेल इज गोइंग टू बी द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ। और कैथरीन रसेल इससे पहले जो है व्हाइट हाउस ऑफिस में संभाल चुकी हैं, व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस, और उसी के साथ साथ अब ये बन चुकी हैं यूनिसेफ की हेड। अगला जो है वो है दोस्तों नीति आयोग हैज प्लान्ड टू एस्टेब्लिश 1000 अटल थिंकर लैबोरेटरीज इन जम्मू एंड कश्मीर बाय 2022 इन गवर्नमेंट स्कूल। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में बेसिकली देयर इज लैक ऑफ लेबोरेटरीज, लैब्स वगैरह प्रॉपर यहाँ नहीं होती हैं। इसी के चलते नीति आयोग ने अटल थिंकर लैबोरेटरीज का निर्माण करने की घोषणा की है दोस्तों। कहाँ ये घोषणा हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में घोषणा हुई है। इसमें 1000 लैबोरेटरीज बनाई जाएंगी फॉर दी गवर्नमेंट स्कूल से। ठीक है, तो ये नीति आयोग ने घोषणा की है किसकी? अटल थिंकर लैबोरेटरीज की। कहाँ? जम्मू कश्मीर में अभी 2022 तक 1000 लैबोरेटरीज यहाँ पर बनाने की बात अभी चली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज, उसका इस तरीके की होंगी लैबोरेटरीज, और इसके अंदर सभी इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिकल विल बी अवेलेबल इन दिस लैबोरेटरीज। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक है वो है समिट फॉर द डेमोक्रेसी। बीच में दिसंबर के ही मंथ में एक समिट फॉर द डेमोक्रेसी जो है, एक वर्चुअल समिट जो है होस्ट कराया गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, किसके द्वारा ये कराया गया था? बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ताकि डेमोक्रेसी को आप रिन्यू कर सकें एट होम एंड अब्रॉड, यानी कि जो भी खामियां डेमोक्रेसी में अभी आ रही हैं और जो भी कमियां इसमें हो रही हैं उन सभी से निजात दिलाने के लिए एक वर्चुअल समिट होस्ट कराया गया बाय यूनाइटेड स्टेट। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। सो दीज आर द इश्यूज जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज कुछ कुछ फेस करती हैं। कहीं ऑथोरिटेरियनिज्म हो जाता है और करप्शन का इश्यू आप देखेंगे लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही आपको देखने को मिल जाएगा, सभी कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा। तो डेमोक्रेसी भी इससे अछूता नहीं है। तो किस तरीके से इस करप्शन के इश्यू से लड़ा जाए, ह्यूमन राइट्स किस तरीके से सही से प्रोवाइड किए जाएं सिटीजन्स को इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इन्हीं सारे मैकेनिज्म्स को या इन्हीं सारी चीज़ों को लेके ये समिट हुआ था, समिट फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, और इसको होस्ट किसने किया गया था? मिस्टर बाइडन, जो बाइडन द्वारा इसको जो है होस्ट किया गया।
और दिस वाज डन टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसमें सवाल क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों आपके लिए कि समिट फॉर द डेमोक्रेसी, इसको होस्ट किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, करप्शन और ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये सारे मुद्दों को लेके इसमें चर्चा की गई थी और ये इसके थीम थे। फिर है दोस्तों एनसीडब्ल्यू हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर। तो एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन ने एक ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर जो है वो लॉन्च किया है। अब क्यों ये लॉन्च किया गया है? दिस इज टू ऑफर हेल्प फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस एंड इश्यू परटेनिंग टू ऑनलाइन सेफ्टी, यानी कि वुमेन्स की ऑनलाइन सेफ्टी को लेके ये ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर जो है वो लॉन्च किया है। किसने? नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स ने। अब ये एक वी थिंक डिजिटल, ये एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट। और वी थिंक डिजिटल के अंतर्गत सारी की सारी जो भी डिजिटल लेन देन की चीजें हैं, हमारे डिजिटली जो जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में अवेयर किया जा रहा है। और इसी के चलते ऑनलाइन सेफ्टी जो कि एक बड़ा कंसर्न है उसको फॉर वुमेन्स, तो उसको लेके जो है एनसीडब्ल्यू ने ये ऑनलाइन रिसोर्स को तैयार किया है। अब इसमें इसका काम क्या होगा? जो ये रिसोर्स सेंटर बना रखा है, द सेंटर विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कुछ पोस्टर्स या अवेयरनेस वीडियोस के माध्यम से, क्विज के माध्यम से और सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स के माध्यम से, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च डिजिटल शक्ति इन 2018। इसके अलावा, ठीक है, ये तो चीज हो गई कि एनसीडब्ल्यू ने यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन ने एक ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर को लॉन्च किया है। ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर का काम होगा टू अवेयर द वुमेन्स अबाउट द ऑनलाइन सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में महिलाओं को अवेयर करना। किस मीडियम के थ्रू पोस्टर्स, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, क्विजेस, अवेयरनेस वीडियोस, ये सारी बना के वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, डिजिटल वर्ल्ड में वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न है ये ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर, ठीक है। तो ये तो होगी एक चीज। अब इसके अलावा दोस्तों एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था 2018 में, डिजिटल शक्ति, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टार्ट किया था डिजिटल शक्ति 2018 में। इसमें जो था, इसका मुद्दा यही था कि वुमेन्स अक्रॉस द नेशन टू रेज अवेयरनेस लेवल ऑन डिजिटल फ्रंट टू फाइट साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम जो वुमेन्स के अगेंस्ट साइबर क्राइम होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए किस तरीके से महिलाओं को अवेयर किया जा सके, किस तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसके चलते हमने डिजिटल शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया था 2018 में। और ये दूसरा है ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर है वो इसी डिजिटल शक्ति जो मिशन लॉन्च किया गया था इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई। तो आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों कि ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर जो है वो किस लिए बनाया गया है? तो वो बनाया गया है फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द वुमेन्स डिजिटली, मीन्स साइबर सिक्योरिटी टू द वुमेन्स। और इसके अलावा वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है दोस्तों, जो भी हमारे डिजिटल लेन देन होते हैं, डिजिटल जो भी हमारा वर्क है उससे अवेयर करने के लिए लोगों को ये वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और वुमेन सेफ्टी के लिए 2018 में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या है? डिजिटल शक्ति। और कब स्टार्ट किया था उसको? 2018 में। अगला जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो है दोस्तों बालकृष्ण दोषी के बारे में। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। बालकृष्ण दोषी, आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वॉन रॉयल गोल्ड मेडल 2022 for his lifetime worked over 7 decades. The award instituted by UK Royal Institute of British Architecture, रीबा, ठीक है। तो ये है जो बालकृष्ण दोषी जो ये हैं, तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारे देश के एक आर्किटेक्ट हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के एक आर्किटेक्ट हैं। और इनको जो है वर्क करते करते 7 डिकेड यानी कि 70 साल से ज्यादा इन्होंने जो है वो काम किया है इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। और इसी के चलते ब्रिटेन का एक इंस्टीट्यूट जिसका कि नाम है यूके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर यानी कि रीबा के द्वारा इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो है वो प्रदान किया जाना है। तो ठीक है, तो बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट हैं ये। तो आर्किटेक्चर फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया है आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसी के लिए इनको रॉयल गोल्ड मेडल यानी कि रॉयल गोल्ड सम्मान जो है वो अभी यूके की एक संस्था, रीबा नाम की संस्था, इनको ये सम्मान दे रही है। और इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों, 2018 में बालकृष्ण दोषी को प्रिचकर आर्किटेक्चर प्राइज,
ठीक है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया है, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज है आर्किटेक्चर के फील्ड में, और इनको इसी के साथ साथ पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो ये बालकृष्ण दोषी जो है वो बहुत एक पॉपुलर फिगर है, और एग्जाम में किसी भी पूछ सकता है, तो आप याद रखना बालकृष्ण दोषी को अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाना है। कौन सी संस्था इनको ये दे रही है? यूके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, रीबा द्वारा इसको दिया जा रहे हैं, इनको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 डिकेड से ज्यादा जो है वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, इसके अलावा 2018 में इनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया था, जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है आर्किटेक्चर के फील्ड में। साथ साथ ही पद्मश्री पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है। तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ठीक है, तो ये 3-4 प्राइज इनके नाम देख दिया आपने, और ये आर्किटेक्ट हैं। फिर आ जाएगा दोस्तों ऑन 9 दिसंबर 2021 नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। ठीक है, फॉर ग्रास रूट आर्टिशन ऑफ द रीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। दिस इज रिलेटेड टू प्रोवाइड सम फाइनेंशियल असिस्टेंट और सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। तो क्या चीज है दोस्तों इस मुद्दे में, वो चीज समझते हैं। तो 9 दिसंबर 2021 को दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो NEDFCL द्वारा एक स्कीम, नई स्कीम लॉन्च की गई है फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट्स हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका कि नाम है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। क्या है इसका नाम? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। और इसके तहत दोस्तों जो ग्रास रूट आर्टिशियंस हैं, जो छोटे छुटपुट वहां के आर्टिशियंस हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए, उनको लोन विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम्स को शुरू किया गया है। और जो ये स्कीम है, इसको किसने शुरू किया है? नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कि एक मिनिस्ट्री है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, यानी कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसके अंडर आता है ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और इसके द्वारा ये आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम को शुरू किया गया है फॉर ग्रास रूट आर्टिशियंस, उनको थोड़ा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें कि सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट हो, यानी कि कुछ पैसा उसका गवर्नमेंट अदा करे, ताकि जो आर्टिशियंस है उसको प्रमोशन मिल सके, स्वरोजगार बढ़ सके। अब अगला है दोस्तों सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट। तो सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंटरलिंकिंग ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि जो 5 रिवर्स हैं उनको इंटरलिंक करके एक कैनाल में डाला जा रहा है। ठीक है, कुछ थोड़ा वाटर इन 5 रिवर्स से लेके एक सरयू कैनाल को डेवलप किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें कि घाघरा, बनगंगा, रोहिणी आदि नदियां हैं। ठीक है, अब जो ये सरयू कैनाल है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दोस्तों फॉर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज ओवर 14 लाख हेक्टेयर लैंड ओवर 6200 विलेज ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये सरयू कैनाल जो है उसमें 5 नदियों का पानी इंटरलिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना अधिक इसमें पानी होगा, और ये तैयार किया जा रहा है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और इसके तहत जो ये ईस्टर्न यूपी में ये सरयू कैनाल जो बनेगा, इससे 9 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 9 जिले, जिसमें कि 6200 विलेज आएंगे, और 14 लाख हेक्टेयर की जो लैंड है उसको जो है इरिगेशन सप्लाई हो पाएगा थ्रू दिस सरयू कैनाल। तो कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जहां तक ये सरयू कैनाल जाएगा और इरिगेशन के लिए वाटर पहुंचाएगा? तो पहला है बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एंड अदर्स। ठीक है, तो 9 डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो सरयू कैनाल जो है वो वाटर पहुंचाएगा। तो जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है आपका राजस्थान में, और बहुत बड़ी कैनाल है, इरिगेशन पूरा उसी से होता है राजस्थान का। तो इन सिमिलर वे फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सरयू कैनाल का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अनिल मेनन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ही इज द इंडियन ओरिजिन फिजिशियन। ये एक फिजिशियन है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी मूलभूत भारतीय, और इनको नासा ने सिलेक्ट किया गया है। नासा ने इनको सिलेक्ट किया है, किसको? अनिल मेनन को, फॉर टू बी एन एस्ट्रोनॉट इन फ्यूचर। ठीक है, तो यानी कि आगे चल के किसी न किसी स्पेस मिशन में इनको एक एस्ट्रोनॉट बना के भेजने का कार्य जो है वो नासा करेगा। और
एक्चुअल में 10 लोगों को नासा ने सिलेक्ट किया है, आउट ऑफ विच वन इज अनिल मेनन। ठीक है, तो अनिल मेनन इंडियन ओरिजिन के फिजिशियन है जो कि अब स्पेस में वर्क करेंगे आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आगे आने वाले नासा के प्रोग्राम्स में। फिर है अगला, ऑन 8 दिसंबर 2021 जनरल बिपिन रावत डाइड इन द क्रैश ऑफ इंडियन एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर इन तमिलनाडु कुन्नूर। तो एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आई दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को, जब हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई इन क्रैश ऑफ इंडियन एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो MI-17 हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश कर गया और इसके कारण जनरल बिपिन रावत समेत 13 अदर्स, जो जिनमें की इनकी वाइफ भी थी और इनके ऑफिशियल्स भी थे, इनके ठीक है साथी ऑफिशियल्स भी इसमें मौजूद थे इस हेलीकॉप्टर में, MI-17 हेलीकॉप्टर में। तो ये तमिलनाडु कुन्नूर के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको लगभग पता ही होगी। तो ये डेट पूछ सकता है, ठीक है, और कौन सा ये विमान था ये इंपोर्टेंट बन जाता है। तो MI-17 हेलीकॉप्टर ये था और ही सर्व्ड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अब इसमें से सवाल आ सकता है दोस्तों कि कब जो है इन्होंने ज्वाइन किया था जनरल बिपिन रावत ने CDS के तौर पे। तो CDS का मीन्स है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों का एक कंबाइंड हेड हमने तैयार किया था जिनका कि नाम दिया था CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और फर्स्ट CDS इन्हीं को यानी कि जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था और इन्होंने जनवरी 2020 से टिल डेट 8 दिसंबर तक जो है वो CDS के पद पर कार्यरत रहे और इसी दौरान इनकी अभी 8 दिसंबर को क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो ये चीज आप याद रखना। फिर अगला मुद्दा जो है दोस्तों वो है PM इनॉग्रेटेड एम्स एंड फर्टिलाइजर प्लांट इन गोरखपुर रीजन उत्तर प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश गए हुए थे चुनाव रैलियों को संबोधित करने और यही इन्होंने इनॉग्रेट किया है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और फर्टिलाइजर प्लांट गोरखपुर में। फिर अगला जो करंट अफेयर का मुद्दा आता है वो है दोस्तों सी ज चेंज मेकर। ये एक नई पॉलिसी है, नया प्रोग्राम है दैट इज लॉन्च बाय NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब ये सी द चेंज मेकर जो ये प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है फॉर द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत एंड पार्लियामेंट्री लेवल, यानी कि पार्लियामेंट्री लेवल और पंचायती लेवल में, यानी कि पंचायती लेवल से पार्लियामेंट्री लेवल तक जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकें, इस चीज को लेके ये स्कीम यानी कि सी द चेंज मेकर स्टार्ट की गई है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव इज टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि जो भी वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे उनकी कैपेसिटी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उनकी डिसीजन मेकिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए, उनके कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे वर्क किया जाए, उनकी राइटिंग स्किल पे किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें आ जाएंगी सी द चेंज मेकर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन पंचायती टू पार्लियामेंट, यानी कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये स्कीम सी द चेंज मेकर स्टार्ट की गई है। तो आप याद रखना सी द चेंज मेकर NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसको स्टार्ट किया है फॉर इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन पंचायत एंड पार्लियामेंट्री लेवल। अब चलते हैं अगला दोस्तों, फर्स्ट प्राइज विनर ऑफ स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। 18 अगस्त 2020 की बात करते हैं दोस्तों, जिस समय हमारा 18 अगस्त 2020 जिस समय हमारा जो आत्मनिर्भर भारत था वो एकदम पीक पर चल रहा था। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक यहाँ पर दोस्तों एक चैलेंज रखा गया था। ठीक है, उस चैलेंज को क्या नाम दिया था, किसने वो चैलेंज स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक चैलेंज दिया था कि कौन ऐसी कंपनी है जो आत्मनिर्भर भारत के इस संयोजन में, आत्मनिर्भर भारत के इस टाइम पीरियड में अपना खुद का प्रोसेसर बना सकती है। तो इसमें दो प्रोसेसर अभी हमारे सामने आए। पहला था वेगा प्रोसेसर जिसको कि ड्रोन सिस्टम में यूज किया। इसके अलावा था दोस्तों शक्ति प्रोसेसर जो कि IIT मद्रास द्वारा डेवलप किया गया था। तो जो ये चैलेंज था 18 अगस्त 2020 का, तो इसका विनर के रूप में जो है वो चुना गया दोस्तों टीम वेगा को, जिसने कि वेगा प्रोसेसर का निर्माण कराया। ठीक है,
तो वेगा प्रोसेसर का निर्माण कराया, और वेगा प्रोसेसर इज यूज्ड इन ड्रोन सिस्टम। ठीक है, ड्रोन सिस्टम, भारतीय ड्रोन सिस्टम में इसका प्रयोग होता है। फिर चलते हैं दोस्तों इक्वेरिन एक्सरसाइज। इक्वेरिन एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो एक मिलिट्रिकल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, जो कि कद्दू आइलैंड में अभी कंडक्ट कराई जा रही है फ्रॉम 6 टू 19 दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो मालदीव के कद्दू आइलैंड में कराई जा रही है और इंडिया और मालदीव के बीच की एक्सरसाइज है ये इक्वेरिन। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों प्रोजेक्ट रीहैब। प्रोजेक्ट रीहैब क्या है दोस्तों, ये इसका पहले आप फुल नेम जान लो। रीहैब, री मींस रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियों का प्रयोग करते हुए जो एलिफेंट और ह्यूमंस के बीच का एनकाउंटर है, अटैक्स हैं, उनको कम किया जाए। तो ये कर्नाटका द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया रीहैब को। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कर्नाटका ने स्टार्ट किया बाय कर्नाटका की खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा ये इम्प्लीमेंट कराया गया। तो इसमें क्या था दोस्तों, इसके तहत आपको पता होगा कि ऐसा सीजन जब एग्रीकल्चर इज सोन इन द कर्नाटका रीजन, तो वहां पर क्या होता था कि हाथियों का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। हाथी जो है वो जंगल से छूट के रिहायशी इलाकों में आ जाते थे और फसल को काफी नुकसान पहुंचा लेते थे। अब फसल को नुकसान पहुंचाने के दौरान बहुत बार इनका एनकाउंटर, यानी कि एलिफेंट्स और ह्यूमन का आपस में एनकाउंटर हो जाता था। ठीक है, अब ये आपस में काउंटर हो गया इनका, तो इसमें या तो एलिफेंट की मृत्यु हो जाती थी, गांव वाले मिलके या तो एलिफेंट को मार देते थे या एलिफेंट ह्यूमंस पे अटैक कर देते थे। तो इसी को रोकने के लिए दोस्तों बीज यानी कि मधुमक्खियों का सहारा लिया गया। अब किस तरीके से मधुमक्खियों का सहारा लिया गया, ऐसे इलाके जहां पर से जो एलिफेंट्स थे वो ह्यूमन यानी कि रिहायशी इलाकों में आ जाते थे, उन सभी रस्तों पर यानी उन सभी बाउंड्रीज पर हनी बीज का जो है छत्ते बिछा दिए गए। अब सारे छत्ते बिछा दिए गए और उनके नीचे स्ट्रिंग्स लगा दी गई। ठीक है, एक दूसरे से उनको बांध दिया गया। अब जैसे ही एलिफेंट वहां पर आते तो उनका जो फीट है वो स्ट्रिंग पर पड़ेगा और इसके चलते सभी जो हनी बीज के छत्ते हैं उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण जो मधुमक्खियां हैं वो एलिफेंट्स पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो इसके चलते जो एलिफेंट्स हैं उन्होंने उस एरिया के पार आना बंद कर दिया। तो इससे जो है रिहायशी इलाकों को जहां पर एग्रीकल्चर किया जाता था उस एरिया में काफी राहत मिली। और ये जो स्कीम थी, ये जो प्रोग्राम था, वो कर्नाटका की खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। और सेम चीज अब असम द्वारा भी कॉपी की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें असम में भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो एलिफेंट्स है वो रिहायशी इलाकों में आके खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी इंसान आक्रोश में आके एलिफेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस सब से बचने का जो है ये रिहैब, एक प्रोजेक्ट रिहैब एक तरीका अपनाया गया जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपनाया और अब फाइनली इट इज बीन रिप्लिकेटेड बाय असम गवर्नमेंट। तो यही सारी चीजें थी दोस्तों दिसंबर 2021 में जो कि इम्पोर्टेंट लगी मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आप याद कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आपको आना चाहिए दिसंबर 10 को। ठीक है, उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ की नई हेड कौन बनी है, तो कैथरीन रसल। फिर है दोस्तों अटल थिंकर्स लेबोरेटरी, ये इतना आपसे पूछेगा नहीं। फिर है समिट फॉर द डेमोक्रेसी, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो इसको किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बिडेन द्वारा और ये था फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जो ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर है वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, तो वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया है अंडर वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। दैट इज दिस ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर प्रोग्राम, इसको चलाया जा रहा है फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, वुमेन्स साइबर सिक्योरिटी के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिर है बालकृष्ण दोषी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर पूछ सकता है, इसको आप याद रखिएगा। इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जा रहा है। इसके अलावा इनको पिचकर आर्किटेक्चर प्राइज भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और ये एक आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, क्या है, आर्किटेक्ट हैं। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम किस जगह के लिए स्टार्ट की गई है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्टार्ट की गई है और 9 दिसंबर 2021 को। फिर आपसे पूछ सकता है सरयू कैनाल कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के
ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है फॉर इरिगेशन पर्पज, और 5 रिवर का वाटर इसमें क्या इंटरलिंक करके जो है इरिगेशन पर्पज के लिए ये चीजें करी जा रही हैं, जिसमें कि 9 डिस्ट्रिक्ट के 6500 विलेज को कवर किया जाएगा। फिर है दोस्तों अनिल मैनन ये वाला सवाल पूछ सकता है कि कौन से ऐसे फिजिशियन है जिनको कि नासा ने सिलेक्ट किया है फॉर फ्यूचर स्पेस एडवेंचर्स, तो अनिल मैनन को जो है वो किया गया है इसमें। फिर ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो हमारे फर्स्ट सीडीएस कौन थे, तो फर्स्ट सीडीएस अभी हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे, और इनका जो है MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण तमिलनाडु कुन्नूर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वेलिंगटन द्वीप में ये जा रहे थे, तो आप याद रखना वेलिंगटन द्वीप तमिलनाडु, ये चीज यहाँ पर पूछ सकता है। और जनवरी 2020 में इन्होंने सीडीएस का पद जो है वो ग्रहण किया था, ये पूछ सकते हैं कि सीडीएस का पद कब जो है तैयार किया गया था। फिर है PM इनॉग्रेट एम्स एंड फर्टिलाइजर प्लांट इन गोरखपुर रीजन उत्तर प्रदेश, ये इसमें से कुछ ऐसा है नहीं। फिर सी द चेंज मेकर, ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा। और ये प्रोग्राम किस चीज के लिए है, तो ये है दोस्तों फॉर इंकरेजमेंट ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। फिर है फर्स्ट प्राइज विनर ऑफ स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, तो इसका जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो वेगा प्रोसेसर को मिला है। वेगा प्रोसेसर का इस्तेमाल ड्रोन सिस्टम में करते हैं, और जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो ये स्कीम थी ये स्टार्ट की थी 18 अगस्त 2020 को, तो यहाँ से ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है दोस्तों वो है इक्वेरिन एक्सरसाइज से रिलेटेड। इक्वेरिन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मालदीव के बीच की एक्सरसाइज है, जिसको कि अभी इस बार 6 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कद्दू आइसलैंड मालदीव में संपन्न किया जा रहा है। फिर अगला पूछ सकता है प्रोजेक्ट रीहैब किस गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो कर्नाटका द्वारा, और अभी इसको ही रेप्लिकेट किया आसाम। बाकी अगर आप पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपके स्टेट के मुद्दे हैं उसको आपको एकदम गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने अन्य मित्रों के साथ, और आगे भी ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो या अन्य वीडियो जो कि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं, इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी इस वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों यहीं पर ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।